नमस्कार विद्यार्थियों। कहानी गैंग्रीन के कथानक के विषय में हमने इससे पूर्व की कक्षा में चर्चा की थी। उसी संदर्भ में आज हम इस कहानी की आगे समीक्षा देखेंगे और पारंपरिक तथ्यों का स्त्री के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। कहानी के प्रथम भाग में मालती के यंत्रवत जीवन की झलक मिल जाती है, जब वह अतिथि का स्वागत केवल औपचारिक ढंग से करती है। अतिथि कोई अजनबी नहीं है, बल्कि उसका रिश्ते में भाई है, जिसके साथ वह बचपन में खूब खेला करती थी। पर वर्षों बाद आए भाई का वह स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं कर पाती है, बल्कि जीवन की अन्य औपचारिकताओं की तरह वह इसे एक मात्र औपचारिकता समझकर निभाती है। उसके व्यवहार में यंत्रवत कर्तव्य पालन का भाव झलकता है। कर्तव्य पालन में वह कोई कमी छोड़ती प्रतीत नहीं होती है। वह अतिथि के लिए हाथ से पंखा भी चलती है और पर उसकी कुशल क्षेप पूछने का उत्साह उसमें नहीं है। उसके मालती के जीवन में कोई उत्साह नहीं है, तो व्यवहार में भी उत्साहहीनता और मात्र औपचारिकता है। बचपन की बातूनी लड़की मालती शादी के केवल 2 वर्ष के भीतर ही बुझकर मौन हो गई है। इस मौन को अतिथि भी समझता है, परख लेता है। इसलिए उसे कहानी के शुरू में ही लगता है कि घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। यह काली छाया कहानी में कई स्थानों पर अभिव्यक्त होती मंडराती दिखाई देती है। हम देखते हैं कि मालती अतिथि से कुछ भी प्रश्न नहीं पूछती, और यदि अतिथि जो उसका भाई है उससे कुछ पूछता है तो वह उन प्रश्नों का भी संक्षिप्त उत्तर देती है। उसकी अतिथि के बारे में जानने की कोई जिज्ञासा बची ही नहीं है। वह उसके यहाँ आने का उद्देश्य तथा अन्य समाचारों के बारे में भी कोई जिज्ञासा उत्सुकता नहीं दिखाती। यदि पहले कोई उत्सुकता, उत्साह, जिज्ञासा या किसी बात के लिए उत्कंठा थी, तो वह उसके 2 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद शेष नहीं रही है। विगत 2 वर्षों में उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया है। उसका उत्साह जो भी विवाह पूर्व था, वह समाप्त हो चुका है। उसके रिश्ते का भाई भी उसके व्यक्तित्व की इस परिवर्तन को भांप लेता है। अतः मालती का मौन उसके दंभ यानी उसके अहंकार या भाई की अवहेलना का सूचक नहीं है। वह वैवाहिक जीवन की उत्साहहीनता, नीरसता और यांत्रिकता का ही सूचक है। इन स्थल के संवादों को देखें तो मालती ने अतिथि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में या फिर 1-2 शब्दों में ही कहे हैं, जिससे लगता है कि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उसका जीवन में एक रिक्तता आ गई है। मालती और अतिथि के बीच के मौन को मालती का बच्चा अचानक उस समय तोड़ देता है, जब वह सोते सोते रो पड़ता है। मालती को अपने दूसरे कर्तव्य पालन की याद आती है और वो बच्चों के संभालने दूसरे कमरे में चली जाती है। ऐसा लगता है कि मालती केवल कर्तव्य पालन के लिए ही बनी है और जिसे वो एक यंत्र, एक मशीन की तरह निभाई जा रही है। बच्चे के बहाने पुनः दोनों का मौन टूटता है, लेकिन फिर एक संक्षिप्त बातचीत होकर समाप्त हो जाता है। यह बातचीत केवल बच्चे को
लेकर ही होती है। इस बातचीत में अतिथि उपस्थित होकर भी अनुपस्थित है, क्योंकि उसके बारे में मालती कुछ पूछती ही नहीं। उसे लक्षित करके जब अतिथि पूछता है कि जान पड़ता है तुम मेरे आने से विशेष प्रसन्न नहीं हो, तो मालती इसका उत्तर भी केवल हूँ करके देती है, जो प्रश्नवाचक भी है और विस्मयबोधक भी है। यह वास्तविकता की स्वीकृति भी समझी जा सकती है, पर उसे अशिष्टता समझा जा सकता है, लेकिन इस अशिष्टता में मालती का कोई जानबूझकर किया हुआ कार्य ये नहीं है। ये मालती के जीवन की जड़ता है, जो उसके व्यवहार में ही ध्वनित होने लगती है। यहाँ लेखक ने मालती की बाह्य स्थिति और मन स्थिति का अंकन एक साथ किया है। कहानी के दूसरे भाग में मालती की मन स्थिति का कुशल अंकन हुआ है। अतिथि के सामने बैठी हुई मालती कहीं दूर अतीत में देख रही है। वह सांसें वर्तमान में ले रही है, किंतु जी अतीत में रही है, क्योंकि वह उसके लिए अधिक जीवंत और सरस था। वह अपने सुखद बचपन के सलोने क्षणों में खो गई है। वह अतिथि को जड़वत देखती हुई अपने सुखद अतीत को लौटाने की मानो असफल कोशिश कर रही है। इस मानसिक जड़ता को कहानीकार ने इन शब्दों में व्यक्त किया है, मानो मालती के भीतर कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार को, उसके तंतु को पुनरुज्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। यह मानसिक जड़ता ही उसके शरीर की जड़ता और उसकी अनंत थकान में रूपांतरित हो गई। पति द्वारा द्वार खटखटाने पर वह हिलती नहीं है, और दोबारा खटखटाने पर वह किवाड़ खोलने जाती है। मैंने मालती को देखा, पर वह हिली नहीं। जब दोबारा किवाड़ खटखटाए, तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। कहानी के इस मोड़ पर कुछ महत्वपूर्ण घटित नहीं होता है, लेकिन इसकी नायिका की मानसिक उहापोह, उसके अंतर्द्वंद की झलक हमें अवश्य मिलती है, जिससे अतिथि के साथ उसके व्यवहार की समीक्षा की जा सकती है। पति द्वारा दरवाज़ा खटखटाने पर भी मालती का ना हिलना डुलना और ना सुनना उसकी शारीरिक जड़ता का ही परिणाम है। मामूली निरर्थक सी लगने वाली यह घटना किसी गहरे अर्थ का बोध कराती है, और यह कहानी के इस मोड़ पर स्पष्ट हो जाता है। अतिथि का मालती के पति महेश्वर से परिचय होता है। दोनों की बातचीत का क्रम चलता है, जो यहाँ विस्तृत संवाद के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया, परंतु इसमें कहानीकार ने महेश्वर के नित्य कर्म का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया है। उससे पता चलता है कि वह भी रोज़ सवेरे डिस्पेंसरी जाता है, दोपहर को भोजन करने और कुछ आराम करने के लिए आता है, शाम को वह फिर डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है। उसका जीवन भी एक रोज़मर्रा ढर्रे की तरह ही चल रहा है। एक यांत्रिक जीवन की यंत्रणा पहाड़ के छोटे से स्थान पर मालती का पति भी भोग रहा है। यांत्रिक जीवन के संत्रास के शिकार बड़े शहर के लोग नहीं हैं, बल्कि उनके साथ साथ पहाड़ के एकांत में उनके शिकार मालती और महेश्वर भी हैं। मालती के नीरस और एक ढर्रे पर चलते हुए जीवन के चित्र कहानी में के इस भाग में भी हैं। अतिथि ने मालती से खाने के बारे में पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? तो उत्तर उसके पति ने यूँ दिया कि वह पीछे खाया करती है। कहानीकार ने इस पर टिप्पणी जड़ी, पति 2:30 बजे खाना खाने आता है, इसलिए पति
पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। पर एक दिन की बात नहीं है, रोज ऐसा ही होता है। मालती और उसके पति महेश्वर के जीवन में रोज सब कुछ एक जैसा ही होता है। बच्चे के रोने के बारे में भी मालती स्पष्टीकरण देती है कि हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ऐसा ही रहता है। जब बच्चा रोता है तो मालती उसे भूमि पर लिटा देती है और कहती है, अच्छा है रो ले, वह चिड़चिड़ा हो गया है इसलिए रोज रोता है। तो यहाँ बार बार रोज शब्द का प्रयोग उनके यंत्रवत जीवन की अभिव्यक्ति है। 3 बजने पर मालती थकी हुई सांस लेकर कहती है, 3 बज गए। 4 बजने पर, 5 बजने पर, क्रमशः रात के 11 बजने पर वह इसी प्रकार थकी सांस लेकर इतने उतने बजने की बात करती रहती है। ऐसा लगता है कि एक एक घंटा इस दिन का उसके लिए पहाड़ के समान है, और 1 घंटा बीतने पर वह सांस भरती है तो ऐसा लगता है कि चलो मनु 1 घंटा बीता। घर में कोई नौकर नहीं है, घर के नित्य के कार्य सभी मालती को ही करना पड़ता है, और ये मशीनी कार्य उसके रोजमर्रा जीवन के अंग बन गए हैं। बच्चे का रोना, उसका बर्तन मांजना, पानी का आना, महेश का सुबह शाम डिस्पेंसरी जाना, सब कुछ एक जैसा है। अतिथि जो मालती के घर में कई वर्षों के बाद कुछ समय के लिए आया है, पर उसको लगता है कि इस घर में कोई काली छाया है जो मंडरा रही है। उसे अनुभव होता है इस घर में जो छाया घिरी है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा होता जा रहा हूँ। तो लगता है कि अतिथि भी उसी काली छाया का शिकार हो रहा है जिसका शिकार मालती और महेश्वर भी है। कहानी के इस स्थल पर मालती के अंतर्द्वंद के साथ अतिथि का अंतर्द्वंद भी चित्रित होता है। उस घर की जड़ता, नीरसता, उबाहट ने जैसे अनाम अतिथि को भी आच्छादित कर लिया है। कहानी के उक्त भाग में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटती है, पर महेश्वर का दोपहर को घर लौटना, द्वार खटखटाना, मालती का अपनी जगह से ना हिलना, अतिथि से महेश्वर का परिचय, औपचारिक संक्षिप्त बातचीत आदि के छोटे छोटे प्रसंग अवश्य चित्रित हुए हैं। इन प्रसंगों के चित्रण द्वारा पात्रों की बदलती मनोस्थितियों को पकड़ने की कहानीकार ने अधिक कोशिश की है। अतः कहा जा सकता है कि लेखक का ध्यान बाह्य दृश्य की तुलना में अंतर दृश्य पर अधिक है, और वो स्त्री मन की सूक्ष्म अभिव्यक्ति करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है।